उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने जो भी हमने यहाँ पे प्लान लिया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारी है यहाँ पे प्लानिंग, ठीक है। इम्प्लीमेंट करा और इम्प्लीमेंट करने के बाद आखिरी स्टेप वेरी गुड, मॉनिटरिंग करेंगे। इस बेसिस पे हमने करा, हमने स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान। और अभी इससे पहले हमारा वर्ल्ड वॉर हो के ही चुका है, हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है, तो अब हमारा पहला टारगेट इसलिए था एग्रीकल्चर सेक्टर। फाइन। तो देखो यहाँ पर तो अभी आपके लिए रिवीजन के तौर पर मैं लेकर के चल रही हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमने ध्यान दिया एग्रीकल्चर पे। प्रोडक्शन कितना हुआ था हमारा, प्लान कितना, जीडीपी कितनी आई थी उससे निकल के 2.9, ठीक। वो एवरेज था 5 साल का एवरेज। मान लो पहले साल में हमने 0.5 प्रोड्यूस किया, दूसरे साल में 1 पे चले गए, तीसरे साल में 1.5 पे चले गए, चौथे में 2 पे चले गए, फिर 2.9, ऐसे करके एवरेज जो हमने निकाला उसको हम कह रहे हैं 2.9%, राइट। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, हाँ, और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना कि उसको होना चाहिए था, राइट, कम हुआ। और इसका असर हमने कब देखा, जस्ट उसके नेक्स्ट प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, क्योंकि थर्ड में क्या हुआ था, हमने 2 वॉर झेल लिए, 62 में देखा और दूसरा 65 में देखा, 2 वॉर। और 2 वॉर्स होने के बाद हमें ये बात पता चली कि भाई एक तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने वैसे एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया था, और थर्ड में अगर हम देने वाले भी थे ध्यान, तो वो सारा पैसा हमारा अब डाइवर्ट हो गया सारा डिफेंस में। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा, हमारे पास अनाज भी नहीं था। अनाज ना होने की वजह से हमने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने क्या किया, उनका खुद का जो खराब अनाज पड़ा हुआ था उन्होंने हमें वो एक्सपोर्ट किया, वो भी महंगे दामों पे। तब हमें समझ में आया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन कौन सा स्लोगन दिया, राइट, वन टाइम मील इन अ डे, राइट। तो अब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड तक हम कौन से ईयर पे आ चुके हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान में ईयर कौन सा चल, 72 पे आ गए हम। 66, वैसे सही कहा उन्होंने, 66 ही लिखना चाहिए। फिर इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान कब था, ना 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 ना, खोलना खोल के चीटिंग अलाउड नहीं है। कितने साल का, हाँ पक्का, 66 से 69 तक हमने लिया एनुअल प्लान। क्यों, सरकार गिरी थी यहाँ पे, हाँ शास्त्री जी की। मैंने अभी आपको बताया कि प्लान करने से पहले आपको चाहिए रिसोर्स, रिसोर्स के नाम पे हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमें भाई पहले तो अब थोड़ा रिसोर्स जनरेट करने हैं ना, पैसे इकट्ठा करने, तब तो हम प्लान करेंगे आगे के लिए। तो हमने 3 साल का तो लिया एनुअल प्लान, ठीक, छुट्टी ले ली। अब उसमें हमारा पहला टारगेट क्या था, हमारे पास अनाज नहीं है, अनाज नहीं है, तो अब हमने यहाँ पर किस चीज़ को लॉन्च करने की बात करी थी, यस अनुराग, देखो वो सो रहे हैं पीछे बैठ करके। क्या था एनुअल प्लान में हमने क्या चीज़ लॉन्च करी थी, यहाँ पर हमने प्रोटोटाइप लॉन्च किया था ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था पहली बार में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को, इंट्रोड्यूस हो गया, फुल फ्लेजेड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था बट इंट्रोड्यूस हो चुका था। उसी के साथ हमने एक और केस भी देखा था 67 में, क्या केस था, वेरी गुड, वर्गीस कुरियन का केस। वर्गीस कुरियन कौन थे, वो तो सब चीज़ें आपको पता ही ना, इसलिए मैं आपको बस समराइज करने के लिए लिख रही हूँ, कोई नहीं बड़ा लिख दूंगी। उन्होंने एक बार रोज रात में बैठ करके, गुजरात के एक गांव में बैठ करके जब उन्होंने बातचीत करी, तो उनको किसी फार्मर ने सजेस्ट किया कि देखो हमारे पास अपनी ज़मीन तो है नहीं, और ज़मीन में ज़्यादा नुकसान भी होता है, हमारे पास है गाय भैंसे, और उसका हमने दूध ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन दूध के लिए हमारे पास उतना स्टोर करने के लिए इतने रेफ्रिजरेटर नहीं है। आप कुछ ऐसी स्कीम ले करके आओ जिससे हम दूध का हम पनीर बना दें, वो बिके, हम दूध, हाँ, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हम किसी तरीके से उसका यूज़ कर सके। तो वर्गीस कुरियन ने वापस आकर के बात करी, ठीक, तो उन्होंने तब वहाँ पे लॉन्च हुआ आपका अमूल, समझ आ गया।
लेकिन हमने अभी व्हाइट रेवोल्यूशन की बात नहीं करी यहाँ पर। एकदम से ये उसको मत बोल देना कि व्हाइट रेवोल्यूशन यही लॉन्च हो गया। व्हाइट रेवोल्यूशन बहुत बाद में आया है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। समझ आया? इधर बात कर लो, मुझे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक, चलो अब इसके बाद हम ज़रा बात करेंगे फ्लड। 80s में था। अभी तो हमने बस दूध का किस तरीके से इस्तेमाल कर सके उसकी बात करी। अब ज़रा यहाँ पर देखना कि जो 99 हमारा चला, समवॉट हम 70s पे पहुँच गए, राइट। अब ज़रा इसकी टाइमलाइन ज़रा देखना कि हम समवॉट 70s तक पहुँच गए हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान चलेगा कब से चलेगा? 74 से समवॉट अगले 10 साल हमारे बहुत बढ़िया बीतेंगे। किस चीज़ में? बम्पर प्रोडक्शन में। किस चीज़ का प्रोडक्शन? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि हमारे पास है अब हाई यील्ड वैरायटी सीड। हाँ, वॉर है ना, बांग्लादेश का वॉर हुआ था, बट उसको हम जीत गए थे। इसमें तो हम हार करके बैठे थे ना, इसमें हम जीत गए थे। लेकिन हमारा 10 साल, हम केवल एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखो इसमें हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये 10 ईयर जो 5 ईयर प्लान जो चलेंगे हमारे 12, हम इसमें एनालिसिस कर रहे हैं केवल एग्रीकल्चर को ध्यान में लेकर के। हम सबकी बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसमें एग्रीकल्चर का पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो इसको 5 ईयर प्लान को एग्रीकल्चर के माध्यम से सोचने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड को लॉन्च कर दिया, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया एकदम से। जब हमारे एकदम से प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हुआ तो हमारे अगले 10 साल बहुत बढ़िया कटे। इतने बढ़िया कटे कि हमने प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर लिया कि हमारे पास उसको अब अनाज को स्टोर करने की जगह नहीं बची। स्टोर करने की, भाई बोरी की बोरी आपकी बाहर ज़मीन पे बिछी हुई है, हम उसको नहीं स्टोर कर पा रहे क्योंकि हमारे पास इतने कोल्ड स्टोर वेयर हाउस नहीं बचे हैं। फाइन, तो अब हमें समझ में आया कि यार चलो यहाँ तो, हाँ फसाई एक अलग संस्थान है, वो FCI की बात कर रहे हैं। FCI का काम है कि भाई वेयर हाउसेस कहाँ पे बनाने हैं, वो उसका काम है। तो हमारे 10 साल बहुत बढ़िया है, यहाँ पर बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है। अब जब हम 80s में आएंगे, 80s में जब हम आए तब हमें समझ में आया कि देखो राइस और वीट का प्रोडक्शन तो चलो अपने आप में एक सही बात है, कर लिया हमने। व्हाट्स नेक्स्ट? अब इसके आगे क्या यहीं भी रहेंगे? नहीं ना। तो अब 80s के बाद हमने जो यहाँ पर ध्यान दिया, हमने इसको शिफ्ट किया कि ये तो चलो बढ़िया है, हो रहा है प्रोडक्शन, इसको चलते रहने। तो इसके साथ हमने स्टार्ट किया अलाइड सेक्टर। किसका अलाइड सेक्टर? एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर के ऊपर हमने ध्यान दिया। यहाँ से आपकी अलग अलग रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट रेवोल्यूशन इज फॉर, येलो रेवोल्यूशन इज फॉर, नहीं पता, कोई बात नहीं, फ्लावर, ऑयल, सनफ्लावर, ठीक। और इसके आगे जितने भी रेवोल्यूशन आपने आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, सारे रेवोल्यूशंस का आप नाम लिख दो इसमें। जैसे कि ब्लू रेवोल्यूशन, सनफ्लावर के लिए हुआ होगा। ब्लू रेवोल्यूशन देख करके बताना पड़ रहा है आशीष, वो उसने हाथ रख लिया तुरंत उसके रजिस्टर के ऊपर। नहीं देख रहे मैम, कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए हैं बताइए जरा, कॉपी देख करके कौन कौन से हैं? ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो, ब्राउन, पिंक, रेड, बस इतना ही है। और भी हैं बट उन्होंने ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। ब्लैक किसके लिए होता है? देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं, लेकिन ब्लैक होता किसके लिए है? ब्लैक तो उसके लिखा नहीं, पेट्रोलियम और कोल के लिए। राइट, पेट्रोलियम और कोल के लिए होता है। स्वीट रेवोल्यूशन में तो वाटर का है, स्वीट रेवोल्यूशन वाटर के लिए होता है। नहीं, फिश के लिए, फिश वगैरह। वाटर अलग होता है, फिश अलग होती है।
ठीक। मैम ब्राउन किसके लिए था? कॉफी। पिंक, कॉफी। पिंक पिंक वीट के लिए। मीट ब्राउन कॉफी के लिए। येलो मस्टर्ड। ग्रे फर्टिलाइजर्स। वाइट। स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन हाँ, किस चीज़ के लिए? हनी और शुगर। तो ये कौन सा कलर है? हनी एंड शुगर के लिए स्वीट रेवोल्यूशन। हाँ, हनी के लिए। चॉकलेट रेवोल्यूशन अजीब के लिए। हनी स्वीट रेवोल्यूशन। चॉकलेट बॉय है ये लिख लेंगे यार। तो पता नहीं हमारा गोल्ड है ना? गोल्ड है। ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ। गोल्ड है नहीं, स्वीट। स्वीट ही था शायद इसका। अरे, हाँ, चीज़। स्वीट में ग्रेफिक हो गया। जब हम कलर्स के बारे में बात करें तो स्वीट के बारे में बात की, स्वीट तो टेस्ट हो गया ना। पता नहीं, मैंने जहाँ तभी मैंने पढ़ा सोचा था- कि ये कौन सा। मैंने जहाँ पढ़ा था वहाँ पे इसको स्वीट रेवोल्यूशन लिखा हुआ था। अच्छा, हो सकता है लोकल लैंग्वेज में किसी ने लिख दिया, कोई बात नहीं। राउंड किसके लिए होता है? कौन सा मैम? राउंड, वाइट, वाइट और वाइट कलर Silver. के लिए हो गया। मिल्क एग्स। मिल्क और एग। मैम वाइट क्यों? Egg किसका है? राउंड। एग भी वाइट का ही है। एग वाइट का नहीं, बस तुमने काटा। राउंड किसके लिए है? पोटैटो। ये राउंड कौन सा कलर है? अब बोल दिया उन्होंने राउंड कलर नहीं है, लेकिन राउंड रेवोल्यूशन बोल दिया उन्होंने, अब क्या करें। अब इसके आगे आगे हाँ, तो उनकी बात ही रख ली ना हमने उनकी बात रखी, अभी हमारी बात रखेंगे। और इसके नीचे क्या मैम? वाइट के नीचे सिल्वर, सिल्वर है। एग सिल्वर एग से होता है। तुम लिखोगे। मैम एग देखो गोल्ड तो हनी भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसके साथ थोड़ा सा ये यहाँ पे ये लिख लिया सब लोगों ने, क्लीन कर दो बोर्ड को। इससे कैसे करते हो ज़्यादा? ये आता था क्या करना है सीधा। हाँ, ये आता था मत करना। अच्छा हर टेबल पर हर कौन सी? हर टेबल पे चेरिश बॉय कहाँ लिखा भाई? मैंने तो नहीं लिखा है। इधर आपकी राइटिंग थोड़ी स्लो है, आप तो केवल इधर ही ध्यान दिया करो, उधर नहीं। जल्दी जल्दी लिखने पे ध्यान दिया करो, ठीक, क्योंकि आपकी राइटिंग स्लो है। सॉरी मैम। ट्राई कलर रेवोल्यूशन। हाँ, ये तो अच्छा है, ये नया है। ये अभी आया है। ये मोटीज। ट्राई कलर रेवोल्यूशन। ट्राई करो। टीम क्रो। अपना फ्लैग। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है। और साथ में किस चीज़ पे ध्यान दिया हमने? पल्सेस। जैसे पहले वाले में बीट और राइस के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे पल्सेस के बारे में, ठीक। उसके साथ आपका जो सैफरन कलर आता है, सैफरन किसके लिए है? सैफरन केसर के लिए। केसर के लिए। इसमें भी केसरी बात करी थी हमने। ये फ्लावर्स। अच्छा, सोना। ब्लू इसमें क्या आएगा? मरीन फिशेस। फिशेस तो हो गया ना, वो ब्लू रेवोल्यूशन। फिश, ये सेकंड की बात करूँ मैं। फिशरमैन्स फिशिकल्चर। वेलफेयर। जब हमने ये बात करी थी ना कि किसान की आय डबल होनी चाहिए, तो यहाँ पर है फिशरमैन्स वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। अरे नाम याद है, ये जरा पीछे था। वाइट, यहाँ पर वाइट का क्या मतलब है? दूध के बारे में बात मत कर लेना फिर से। कैटल वेलफेयर। अगर आप लोग को बात पता हो तो हमारी इंडिया जो है वो सबसे नंबर 1 पे है मीट वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए, फाइन। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जितनी भी चीज़ें जो हमारी डोमेस्टिक चीज़ें जो यूज़ हो सकती है, जैसे पोल्ट्री में आपका हो गया मुर्गे वगैरह, ठीक। फिशेस हो गई, तो कैटल में गाय भैंस हो गई, साथ में गधे हो गए। हाँ, भी गधे।
नहीं, हमारे इंडिया में गधे ही बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में लगता है लेकिन उनका कोई काम नहीं है। पॉपुलेशन मिला के बोल रहे तुम? ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 क्या आपने मोदी को मोड्स कर दिया। मोदी तो सिर्फ कमी नहीं है पीएम मोदी ट्राई कलर रेवोल्यूशन। एक चीज़ ज़रा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि अभी तक की क्या हुआ। आप हमेशा ऐसे मुस्कुरा करके क्या जो बात है उसको बोल क्यों नहीं देते, क्या हुआ? थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, मैं एक्चुअली पूरे ब्लैक बोर्ड पे उसको एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको बता देती हूँ, 1980s में हमने एक और स्कीम लॉन्च करी, इसका है ISOPOM, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड पल्स पाम ऑयल मेज या फिर मक्का। तो अब हमने क्या बात करी, एक चीज़ ज़रा समझो कि जब हमने इसकी बात करी, जैसे कि आप कैटल वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक, आप पल्सेस वगैरह के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर इंडिया क्या इसकी कोशिश कर रहा था कि कैटल की मैंने बात करी तो भाई मैक्सिमम कैटल जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बात करो। फाइन, 1980s पहले 80 से पहले का काम क्या कर रहे थे हम? बम्पर प्रोडक्शन कर रहे थे, ज़्यादा ज़मीन पे और उपजाओ और उपजाओ और उपजाओ। हुआ क्या? दिक्कत कहाँ पड़ी? अब ज़रा थोड़ी चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश करना कि अभी हम 80s के दौर में आ चुके हैं। तुम्हारा अभी तक की पहले तुमने देखा जब इंडिया आज़ाद हुआ क्रॉप नहीं था, फाइन, तुमने प्रोडक्शन किया, 33 में तुम्हारी अकड़ ठिकाने आई, तुमने कहा कि नहीं भाई हमें हाई यील्ड वैरायटी सीड लॉन्च करनी चाहिए। लॉन्च करने के बाद अगले 20 साल तुम्हारे बहुत बढ़िया बीत गए। 1980s पे आए, तुमने कहा कि भाई इसका तो बम्पर प्रोडक्शन हो गया, अब नेक्स्ट क्या काम करें? चलो एलाइड सीड के ऊपर आ गए, एलाइड सेक्टर पे आ गए, एलाइड सेक्टर भी तुमने कर लिया। अब एलाइड सेक्टर में भी पागलों की तरह आप क्या कर रहे हो? मीट के प्रोडक्शन जितना ज़्यादा हो सके उतना करो, उतने ज़्यादा कैटल को पशुपालन करो, फाइन, मिल्क इसके लिए भी आप बफेलो जितने ज़्यादा हो सके वो करो। तो हुआ क्या कि आगे जा करके आपने इसको बम्पर प्रोडक्शन के लिए बम्पर ज़्यादा ज़मीन पे आप उपजाऊ करो, ठीक। अभी तक केवल आप राइस और मेज़ की बात कर रहे थे, ये भी आ गया। इसके बाद आपने कहा कि ऑयल सीड पल्स, अब इसके ऊपर ही बात करो। आप ज़मीन बढ़ाते जा रहे हो, आप प्रोडक्शन के चक्कर में ज़मीन बढ़ाने की बात करो कि इसको भी प्रोड्यूस करो। ज़मीन तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना तुम्हारे पास, कितनी बढ़ा लोगे? तुम्हें ज़मीन नहीं बढ़ानी चाहिए। तुमने जो अलाइड सेक्टर की बात करी थी, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा अलग पाथ देना चाहिए था। प्रोडक्शन को हाई रखना है, फाइन, प्रोडक्शन इंक्रीज करो, क्रॉपिंग एरिया इंक्रीज मत करो,
समझ आया? क्रॉपिंग एरिया इंक्रीज मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोरी तुम्हारी भरी पड़ी हुई है, क्या करोगे उसका? तुम्हें धीमे धीमे करके ये काम करना है कि जितने लोग फार्मर्स सेक्टर में बैठे हुए हैं उनको ऑल्टरनेटिव देना स्टार्ट करो। 60% लोग अगर तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो धीमे धीमे करके उनको वहाँ से निकालो। निकालने की जगह ये मत करो कि उतना प्रोडक्शन तुम्हारा कम हो जाए, प्रोडक्शन उतना ही रखो। उसके लिए क्या करना है, कम ज़मीन पे ज़्यादा उत्पादन करो, प्रोडक्शन उसी लेवल पे हाई करो। टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा लेकर के आओ, जैसे चाइना करता है, उसके बाद ज़मीन भले ही कम है लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। यूएस भी ये करता है, ज़मीन कम है प्रोडक्शन ज़्यादा है, फाइन। तो तुम्हें भी करना है, ऑल्टरनेटिव देना है फार्मर्स को। धीमे धीमे करके ऑल्टरनेटिव दो, फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकालो और उनको कुछ और प्रोडक्शन में लगाओ, फाइन। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसका आगे जा करके तुम्हें क्या रिजल्टेंट देखने को मिला? 1985 तक क्या गए आप, फाइन। 1990s में जब आए क्या हुआ यहाँ पे, बताओ क्या हुआ? एलपीजी रिफॉर्म, उससे क्या हुआ? बैंकिंग का तो हो चुका है 69 में, ओपन मार्केट हो गया, बाहर से आनी शुरू हुई सारी सर्विसेज। अभी तुम्हारा एकदम से हमने क्या, इंडिया ने क्या काम किया है भाई, इंडिया को ऐसे चलना चाहिए था, पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस। 1990s के आते ही तुमने सीधे सर्विस के ऊपर जंप मार ली। समझ में आया? एग्रीकल्चर को कैसे नुकसान हुआ? एग्रीकल्चर को ऐसे नुकसान हुआ कि अब सर्विस एकदम से जंप करेगी बम्पर। 50% तो सर्विस में लोग सेटल हो गए, 50%। ठीक, एग्रीकल्चर में क्या हुआ? एग्रीकल्चर में अभी जो आप इसको बढ़ाने की बात कर रहे थे ना, अभी तक तो गवर्नमेंट ने सारी चीज़ फ्री कर रखी थी। अच्छा, एग्रीकल्चर में तुम्हें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है? पानी की, वाटर, चलो फ्री, फाइन। इलेक्ट्रिसिटी वो भी फ्री, फाइन। रोड कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, वो भी फ्री। समझ आ रहा है? लेकिन ये इस रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर बाहर की इंडस्ट्रीज ने आना शुरू कर दिया। तो अभी तक की जो तुम्हें ये फ्री की वाटर मिल रही थी, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, फ्री की रोड मिल रही थी, अब ये फ्री की वाटर अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, अब ये वाटर जाएगा भाई उधर की इंडस्ट्रीज के लिए भी। हमने एफडीआई अलाउ करी, बाहर की इंडस्ट्री आकर के हमारे यहाँ सेटअप करेगी, उनको भी पानी की जरूरत है। तो अब पानी का डिवीजन हो गया, डाइवर्जन हो रहा है, तो तुम्हें अब पानी कम मिलेगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही थी, अब नहीं मिलेगी क्योंकि उधर भी जाएगी। अभी तुम्हें रोड आराम से मिल रही थी ना, बाहर के लोग आकर के पीपीपी मॉडल बना करके तुम्हारे लिए 8 वे लेन बनाएंगे, और जब 8 वे लेन बनेगी तो तुमको भी कल टोल टैक्स देना पड़ेगा, फाइन। अब हर चीज़ में हिस्सेदार भी हो रही है और तुम्हें अब बेनिफिट कम मिलेगा। अगर तुमने 1990s के लॉन्च होने से पहले अगर ये काम किया होगा कि डाइवर्जन ऑफ फार्मर्स के बारे में सोचा होता कि तुम्हें ज़िंदगी भर उनको एग्रीकल्चर लैंड पे ही निर्भर करके नहीं रखना है, धीमे धीमे करके फार्मर्स को कम करना शुरू करो, उनको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करो, वो तुमने नहीं किया। इसका देखने को तुम्हें क्या मिला कि अब एग्रीकल्चर के ऊपर हम कम स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेंड करने के लिए और भी सेक्टर्स आ गए हैं जिस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, यही हुआ। अब एग्रीकल्चर अगले 10 साल के लिए अब हम उस पर कतई ध्यान नहीं देंगे। इसी वजह से आज के टाइम में एग्रीकल्चर आपका कितना जीडीपी में कितना शेयर दे रहा है, धीमे धीमे करके, वो भी अब। इससे अगर थोड़े और पहले अगर आप 4 साल पहले देखोगे तो वो कितना परसेंट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4%, पहले इतना कम चल रहा था। इंडस्ट्री इससे भी कम चल रही थी, इंडस्ट्री काम कर रही है 2.something% पे, राइट। धीमे धीमे करके अब हमने इसको बढ़ावा देना शुरू किया। मतलब तुम्हारे एलपीजी रिफॉर्म से सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक किसको पहुंचा? एग्रीकल्चर सेक्टर को। समझ आ रहा है? समझ आया? और इसके साथ और क्या होगा, एक चीज़ ज़रा और ध्यान देने की कोशिश करो कि अभी तो तुम्हारे यहाँ जितने लोग सर्विस सेक्टर में बैठे हुए हैं, मान लो 60% जनता बैठी हुई तुम्हारी सर्विस सेक्टर में, ठीक। पहले हमारे पास इनकम कम थी, सब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में बैठे हुए थे, इनकम कम आ रही है। अभी एकदम से सर्विस सेक्टर आना शुरू हुआ, भाई इनकम एकदम से बढ़ गई। मैं एज अ मिडिल क्लास पर्सन, मेरे पास एकदम से सर्विस आ गई, इनकम आ रही है। अब किसी की भी अगर आप इनकम आय बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। अभी तक कि तुम केवल रोटी और दाल पे निर्भर कर रहे थे, अब क्या है, मुझे वैरायटी ऑफ चीज़ें चाहिए, ठीक है। मेरी थाली रंगीन दिखनी चाहिए, जैसे रंगीन तुम्हारा यहाँ पर है ना, वैसे तुम्हारी थाली भी रंगीन दिखनी चाहिए। अब तुम्हारी थाली में केवल रोटी दाल चावल नहीं होना चाहिए, मीट भी होना चाहिए, एग भी होना चाहिए, खीर भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, ये सब चाहिए सब कुछ चाहिए। समझ आया?
तो अभी तुम्हारा ये सारी चीज़ें भी चाहिए, तो ये चीज़ें एक तरीके से बढ़ रही हैं और ये चीज़ें और कम होती जा रही हैं। अब तुम्हें इंसान का खुद का, अब तुमने जितना प्रोड्यूस करके रखा था, कितना प्रोड्यूस किया था, वीट बहुत ज़्यादा, राइस बहुत ज़्यादा, अब इतना क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो? लोगों का कल्चर बदल रहा है, हमारे खाने का तरीका बदल रहा है, तो तुम्हें उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन देखना चाहिए ना। यू एज एन IAS ऑफिसर कल जाकर के क्या करोगे भाई, जब इतनी डिमांड ही नहीं है? कल अगर हम भी बाहर जाते हैं तो क्या हम बाहर जा करके, जैसे ये क्या होता है कि मेरी बहन हमेशा मेरे को इस चीज़ के लिए टोकती है कि तुम हमेशा बाहर जाती हो तो वहाँ पे भी जाकर के नॉर्थ इंडियन क्यों ऑर्डर करती हो? भाई मैं इसलिए ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नॉर्थ इंडियन मेरे मेस में नहीं मिलता है ना, अच्छा खाने को नहीं मिलता, तो मैं अच्छा खाने को ढूंढती हूँ कि मुझे नॉर्थ इंडियन खाना है। उसका कहता है नहीं, बाहर जा करके भी तुम यही सब ऑर्डर करोगी? उसका रहता है नहीं, बाहर जाकर कम से कम कुछ तो इटालियन ऑर्डर कर लो, कॉन्टिनेंटल ऑर्डर कर लो। मैं कहती नहीं नॉर्थ इंडियन, क्योंकि मुझे वो नहीं मिलता। तो अब मेरी जगह तो वो तो खैर ये मेरा किस है, लेकिन दूसरों लोगों का क्या किस है कि उनको बाहर जा करके नई नई चीज़ें ऑर्डर करनी है। मतलब तुम्हारी वीट और राइस को कोई नहीं चाह रहा अब। बाहर के लोग जितना आते हैं, जैसे अगर आप MNC में जॉब कर रहे हो, आप मंडे से फ्राइडे तक जॉब करोगे, सैटरडे संडे के लिए बाहर निकलोगे थोड़ा सा चिल करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो आप क्या करोगे? बाहर जा करके क्या वापस नॉर्थ इंडियन तो नहीं करोगे ना, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना शुरू करोगे। तो भाई ये जैसे हमारा ये सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम लोग आ गए, इनकी इनकम जैसी बढ़ी वैसे इनका खाने पीने का कल्चर भी चेंज हुआ। तो अगर इनके खाने पीने का कल्चर चेंज हो रहा है तो आपको भी उसी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। वैसी प्लानिंग हो नहीं रही थी। समझ आया हमारा एग्रीकल्चर कैसे मोड़ ले रहा है? इतना समझ में आया ना आज? ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन जिसको ये लग रहा हो कि भाई क्लास में आज भी फैक्चुअल हुआ है, कहानी के तौर पे चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं, जैसे आलोक रंजन सर की मेरी दिक्कत थी ना कि उन्होंने फैक्चुअल ही लिखवाया है, तो फैक्चुअल चीज़ें तो आपको किताबों में मिल ही जाएंगी। यहाँ पर आपको ट्रेंड एनालिसिस समझना है, इसीलिए अब आपको समझना चाहिए कि UPSC आपसे क्रॉपिंग पैटर्न क्यों पूछता है। समझ आया? एक्सपोर्ट क्या होता है क्या नहीं होता, इंपोर्ट हम किसको कर रहे हैं उस पर ध्यान देता है। समझ आया? तो पैटर्न को पहले तो पकड़ने की कोशिश करो कि UPSC की डिमांड क्या है। यहाँ पर एग्रीकल्चर केवल वही नहीं है कि ये सब रटा दिया तुमको। कल क्वेश्चन जब अपीयर होगा, पहले तो ना मेंस के क्वेश्चन एक बार को देखना। मेंस की किताबें खरीद रखी हैं सबने? मतलब जो प्रीवियस ईयर की GS 1 2 3 4 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर की कोई किताब ली है? क्वेश्चन बैंक है पक्का? तो कल जा करके ज़रा उसको एक बार को बस क्वेश्चन पढ़ना, आंसर मत पढ़ना, बस क्वेश्चन को पढ़ना। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के आना कि UPSC क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। वो आपसे कल ये नहीं पूछेगा कि फर्टिलाइजर के लिए हमें क्या चीज़ों की जरूरत है, वो सबको पता है। NPK सबको पता है, यूरिया, पोटेशियम और क्या कहते हैं फॉस्फोरस, वो सबको पता है। वो नहीं पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा कि हमें कौन से सेक्टर में कौन सी चीज़ देनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए। पहले आपने इंडिया के बारे में तो पता करो, इंडिया का तरीका तो पता करो कि उसमें आज के दौर में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। वही कहते हैं ना कि अगर तुमने दौर के बदलते समय पे खुद को चेंज नहीं किया तो तुम सबसे पिछड़े रह जाओगे। तो आपको चेंज समझ में आना चाहिए, वैसे ही अब आप प्लानिंग करोगे। क्या हुआ, क्या समझ नहीं आ रहा? समझ तो गया, रीड कर रहा था, बहुत छोटा लिखा हुआ था। क्या ये जो आइसोफॉर्म आपने लिखा हुआ था उसमें ISOPOM है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्स, पाम ऑयल, मेज, मक्का। मेज या फिर मक्का, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने पैटर्न देखा, ये पैटर्न आखिर हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें ये बात पता है, हमें ये बात 1980s में ही पता चल गई कि भाई बहुत प्रोड्यूस कर लिया, अभी तो इतने गोडाउन भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी पागलों की तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी भी नहीं रुक रहे। क्यों? वो तो हमेशा से ही थी।
ये देखो मुझे तानने में लगे पड़े। नहीं मतलब उन्हें नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में, वो क्या देश में चल रहा है इतना उन्हें पता ही नहीं रहता। और कई बार तो वो ना वेदर फोरकास्ट देखते हैं, ना ही वो कुछ चीज़ें देखते हैं, वो बस करते जा रहे हैं। एक करते होता जा है रहे ना, हैं, क्यों habit करते बनी जा है रहे हैं? उनको, ये पक्का tradition पक्का हैबिट है, ये पक्का ये ट्रेडिशन की वजह से है, हाँ मैम, पक्का। हाँ नो एनी अदर रीजन। कोई और ट्राई करना चाहते हैं? आप ट्राई करना चाहते हो? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा इतना वीक है कि इसके वजह से जो है सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप मनमानी करते रहो। क्या? अगर हम बोलेंगे मत करो तो वही करके दिखाते हैं। अच्छा, हमारी आदत में है कि जिस चीज़ के लिए मना करो वही करेंगे, सच में। मेनली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था ये? क्यों हम इस ट्रेंड को चेंज नहीं कर पा रहे? क्यों हम वीट और राइस के पीछे पागल पड़े हुए हैं? राइट। हमने जो ये आदत बना दी लोगों की सब्सिडी देने की और सिक्योरिटी देने की, अब फार्मर को तो दिख रहा है यार सिक्योरिटी तुम्हारी इसमें तो है नहीं, तुम इसमें सिक्योरिटी नहीं लेके आ पाए। और देखो इसमें हम एमएसपी लाभ ही नहीं सकते। हमें पहली चीज तो यहाँ तो तुम एमएसपी हटाओ, वो तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। जिस गवर्नमेंट ने इसको छेड़ने की कोशिश करी एमएसपी, उसको वोट नहीं गए, उसके वोट गए, तो उसको हटाएगा भी नहीं। और फार्मर्स हटाने भी नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि जैसे हमने फ्री फार्मर्स बिल पे एमएसपी को हटाने की बात करी थी तो अपोजिशन ने उनको आगे भड़का दिया। हालांकि अपने आप में फार्मर्स बिल बहुत बढ़िया था। आज के ट्रेंड के हिसाब से हमें जो समझ में आ रहा है एमएसपी ही सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है अपना ये ट्रेंड चेंज नहीं करना चाहते, ये दिक्कत है। और ट्रेंड क्यों नहीं चेंज करना चाहते? क्योंकि एमएसपी हम इतनी चीज़ों पे तो नहीं दे सकते। गवर्नमेंट के पास तो हमेशा ही डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, हमेशा हमारा फॉरेक्स हमेशा लो रहता है। फुल कन्वर्टेबिलिटी तो इसलिए नहीं दे पा रहे कैपिटल अकाउंट को, जब पैसा इतना कम चल रहा है तो कहाँ से दे दें एमएसपी इतनी सारी चीज़ों के लिए? एमएसपी 2-3 चीज़ों के लिए दे रखी है, अब इसमें आप दे नहीं सकते तो फार्मर कहाँ जाएगा? वो कहेगा इसमें इतना फ़ायदा नहीं है, वही बेटर है। इसीलिए सामने वाला पर्सन उसको तुमने ये ऑल्टरनेटिव दे दिया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और अब जो तुमने कहते ना एक गांठ बांध दी, वो गांठ अब खुल ही नहीं सकती। एमएसपी उसका इतना बढ़िया ऑल्टरनेटिव तुम निकाल ही नहीं सकते। जैसे हमारे पार्लियामेंट का सिस्टम ही गलत तुमने ट्रेंड डाल दिया ना, कि जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तब तो तुमने कहते कि कोई बात नहीं, एमपी एमएलए बनने के लिए तुम्हें बस खड़े हो जाओ, लोगों ने चुन लिया, बहुत बड़ी बढ़िया है, चुन लिया। तो आज के टाइम में क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे बहुत सारे बाहर घूम रहे हैं, लेकिन अनपढ़ अंदर जा करके वो ऐसी स्कीम लॉन्च करें जिससे पढ़े लिखों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और वो लोग अंदर जा करके कोई ऐसी स्कीम या ऐसा लॉ पास नहीं करेंगे जिससे उनको खुद को नुकसान हो जाए, कल उनको खुद सीट छोड़नी पड़ जाए अगर हमने क्वालिफिकेशन रख दी फॉर द एमपीज एंड एमएलएज। राइट? समझ में आया ट्रेंड? हमारे पास मस्टर्ड और सनफ्लावर का तो अच्छा प्रोडक्शन है, फिर हम क्यों पाम ऑयल? अभी आपको सब पता चलेगा। इतना नहीं है, इतना नहीं है हमारे पास ऑयल सीड वगैरह, नहीं इतना नहीं है। मुझे भी इतना ही बोल देती आप। हाँ इतना नहीं है, नहीं, इतना नहीं है। आपने आंसर दिया इतना नहीं है। हाँ इतना नहीं है। अगर आप सुनो, आप एक ज़रा आराम से देखो हमारे पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। नहीं मैम, जैसे हरियाणा में क्या होता है कितने, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले ज़रा मस्टर्ड वगैरह कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, कितनी डिमांड है उसको ज़रा हम नोट डाउन करते हैं। मस्टर्ड कितना है? वैसे मैं मोटा मोटा बताता हूँ। हमारे जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे जो हमारा खेत है उसके अंदर जब हम एक बार गेहूँ लगाते हैं सर्दी के टाइम में, फिर उसके बाद उसको कटने के बाद हम लोग सरसों ही लगाते हैं, और सरसों ज़्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू गेहूँ। तो मुझे हाँ। लगा शायद सरसों हमारे पास अच्छा खासा है। नहीं इतना नहीं, हमारे पास तो बहुत अभी इतना नहीं है। हमें तो ऑयल इंपोर्ट समझो ना, हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो महंगे रेट पे होता है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। पाम ऑयल इसी टर्म पे सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो हम पाम ऑयल आज के टाइम में, अब मैंने कहा ना, जितने भी आपके बाहर जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आज के टाइम में लगी हुई हैं, बाहर से बढ़िया इम्पोर्ट हो रहा है, सस्ते दाम पे हो रहा है, तो सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसके पीछे भाग रही हैं, सस्ते दाम पे लेकर के आ रही है। इसलिए हमने कहा कि भाई इसको ज़रा कम करने के लिए अभी आपने ऑयल सीड, उसमें पाम ऑयल, मेनली पाम ऑयल, इसको हमें ऐड किया है। पाम ऑयल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग, अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी ना।
आज के टाइम में क्या है, तुमने अगर आलू बहुत ज़्यादा पैदा कर लिया, क्या है आगे जा करके चिप्स ही तो बनेगा। चिप्स बनेगा तो क्या तेल की तो इस्तेमाल होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बम्पर लेवल पे काम कर रही है, तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आज की पहली बात तो ये बताओ, आज डेटा, अभी तो डेटा हमें यहाँ से नहीं उठाना है, हमें जो डेटा उठाना है वो इकोनॉमिक सर्वे से उठाना है। अभी आपको बस ट्रेंड एनालिसिस समझनी है, समझ आया? आज तो बस ट्रेंड एनालिसिस समझनी है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर हमने बात करी मैग्नाइजेशन पे, मैग्नाइजेशन के लेकर के हमने आज से कौन कौन सी चीज़ें लॉन्च कर रखी हैं, हमारे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसके लिए कौन कौन चीज़ें लॉन्च कर रखी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डेटा हम सबसे एंड में उठाएंगे, उसको उठाएंगे इकोनॉमिक सर्वे से, राइट? तो अभी डेटा के पीछे मत भागना, डेटा अपडेटेड वाला इस्तेमाल करेंगे। फाइन, अभी चीज़ें केवल समझो, ठीक है? तो अभी 2 बज गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा और भारी सा उठाना है, इसलिए थोड़ा पूरी और बड़ी लंबी क्लास चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर में नेक्स्ट टॉपिक, अभी तो आज ये इंट्रोडक्शन है, इसमें तो एग्रीकल्चर अकेले आपका 1 हफ्ता ले लेता है अप्रॉक्सीमेटली। आज तो बस ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। अगर इतना सा होता तो भाई यूपीएससी पागल थोड़ी ना बैठी है कि आपके लिए पूरा पेपर नंबर 3 बना देगी इकोनॉमी में। मतलब अगर केवल कहानी सुन करके यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर पा रहे होते तो बात ही क्या थी। एक टॉपिक में एग्रीकल्चर खत्म, कहाँ गया इसका कैप। कल इसके आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। कहानी क्या, कहानी तो तुम्हें समझ में आ गई, अब कहानी के ऊपर काम कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। फाइन, कल फिर से ज़रा फ्री फार्मर्स बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी उसको ज़रा डिटेल में जानेंगे और हम उसको क्यों चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि फ्री फार्मर्स बिल अपने आप में बहुत बढ़िया था, वो आज के करंट ट्रेंड को दिखाता है, इस वजह से ही हम आगे नहीं ग्रो कर पा रहे। हमें अपना ट्रेंड इंटरनेशनल लेवल को मैच करके लेकर के चलना चाहिए, हम उसको मैच नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे जिस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका एलपीजी चल रहा है तो भाई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम ज़्यादा दिनों तक फ्यूचर। अगर देखो, अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन तुमसे पूछा कि 2030 में एग्रीकल्चर सेक्टर को कहाँ देख रहे हो, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम ज़्यादा दिनों तक ही फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में सस्टेन करके नहीं रख सकते, हमें उनको ऑल्टरनेट देना ही पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से तुम करते रहे, हाँ आगे जा करके तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने आपको आईएमएफ का वोट बैंक बताया ना कि भाई इसको अगर वोटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है तो किसी ना किसी का वोट कम हो रहा होगा, वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में है कि अगर भाई मुझे आज जा करके